गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एंथैल्पी को पूरी तरह वाइंड अप कर दिया था, इंक्लूडिंग हीट कैपेसिटी एज वेल एज हेस लॉ। आज के एपिसोड में हम लोग सबसे पहले बाइंड अप करेंगे एंट्रोपी और उसके अलावा बाइंड अप करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी को। तो पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। मजेदार टॉपिक है। एंट्रोपी का मतलब है किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डर या रेंडमनेस, मतलब बिखरापन, उसके जो मेजरमेंट्स हैं उनको कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट्स ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के डिसऑर्डर और रेंडमनेस के मेजरमेंट का नाम होता है एंट्रोपी। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। तो एंट्रोपी का सिंबल जो होता है वो एस होता है, ठीक है ना। ये किसी भी सिस्टम में जितना ज्यादा बिखरापन होगा, जितना ज्यादा रेंडमनेस होगी, एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। अब ये क्या होता है, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं एक और तरीके से, किसी भी आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस की हीट और जो टेम्परेचर का रेशियो होता है, रिपीट कर रहा हूं, रेशियो ऑफ isothermal and reversible process heat and temperature। isothermal and reversible process की heat और उसके टेम्परेचर का जो रेशियो होता है, इस रेशियो को भी एंट्रोपी बोलते हैं। और हीट का मतलब तो H भी होता है, तो Q इज इक्वल टू H/T भी कह सकते हैं हम लोग। हाँ या ना? अब चेंज इन एंट्रोपी निकालना हो तो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H/ टेम्परेचर। एंट्रोपी चेंज निकालना हो तो ये होगा। कोई डाउट है तो बोल दो। हाँ या ना? बोलो। अब ये जो टेम्परेचर है ये अलग अलग केस में अलग अलग होता है। उससे पहले इसकी यूनिट देख लो। एंथैल्पी या हीट की यूनिट जूल में या कैलोरी में ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में होती है, तो जूल पर केल्विन। और अगर ये 1 मोल के लिए है तो जूल पर केल्विन पर मोल, और अगर ये 1 ग्राम के लिए है तो जूल पर केल्विन पर ग्राम। ये इसकी यूनिट्स हैं। रिपीट कर रहा हूं, किसी भी आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस की हीट और टेम्परेचर के रेशो को भी एंट्रोपी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इसका फॉर्मूला है। हीट का मतलब H और टेम्परेचर का मतलब T, ठीक है। एंट्रोपी चेंज निकालना हो तो डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा H/ टेम्परेचर। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल या जूल पर केल्विन पर ग्राम। 1 मोल के लिए है तो पर मोल में लिख दो, 1 ग्राम के लिए तो पर ग्राम में लिख दो, ठीक है। अब आगे की बात देखो आप। तो अब एंट्रोपी ऑर्डर क्या होगा, तो उससे पहले एंट्रोपी के टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के टाइप्स, तो एंट्रोपी के टाइप्स की बात अगर मैं करूं आपको, तो देखो ये फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो ये फिजिकल स्टेट एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, गैस है। सॉलिड से लिक्विड में बदलने को लास्ट एपिसोड में भी बताया था, मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड से गैस में बदलने को बोलते हैं इवोपरेशन या वेपराइजेशन। और अगर सॉलिड से सीधा गैस बनता है तो इससे कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इससे बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। हाँ या ना? अब यहां जो एंट्रोपी चेंज होगा, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ये F लिखा है मैंने बच्चों, F इंडिकेट टू फ्यूजन। फ्यूजन की स्टैंडर्ड एंट्रोपी, यहां से फॉर्मूला सीधा कट कॉपी पेस्ट करके एडिट कर दो, तो ये किसके बराबर होगा,
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑब्लिक टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर का नाम क्या होगा? बिकॉज सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग हो रही है, तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर का नाम क्या है? तो इससे बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, तो सीधा सा फॉर्मूला है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑब्लिक टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग। तो ये पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर? तीसरी होती है स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑब्लिक टेम्परेचर, यहां पर इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता। जैसे यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में बदलने को मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस में बदलने को बोलते हैं वेपराइजेशन, लेकिन सब्लिमेशन में जो टेम्परेचर होता है उसका कोई स्पेशल नाम बच्चों नहीं होता, ध्यान रखना, कॉमन है। सब्लिमेशन पॉइंट बोल सकते हैं बट वो हम यूज नहीं लेते उसको। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। तो एंट्रोपी के 3 मेजर टाइप है, ये आपको ध्यान रखना। एंट्रोपी का एक और फॉर्मूला होता है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। इसी का एक और नाम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? कोई डाउट? तो ये एंट्रोपी का बेसिक जो जनरली काम आने वाले फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज मैंने आपको बोले हैं। फटाफट देखो, कमेंट दो आप। चलो, इसके अलावा कुछ एक दो फॉर्मूलाज और हैं जो भी मैं आपको लिखवा दूं। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन तो सारे ही बन जाते हैं। तो क्या होगा? ये होता है डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग प्लस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग माइनस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का जो रिजल्ट होता है उससे हम इस चीज को निकालते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे की बात देखो। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? सिस्टम की एंट्रोपी जो होती है वो सराउंडिंग के बराबर होती है। सिस्टम की एंट्रोपी सराउंडिंग के बराबर होती है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जीरो होता है। क्योंकि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है बच्चों इस केस में? जीरो। आपको ये बात ध्यान रखनी है।
क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है तो बोल दो। यहां तक कुछ कंफ्यूजन है, कोई बात है तो बोलो जल्दी से। ये देखो यहां पर एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी, यूनिवर्स का मतलब हर चीज जिसमें आ गई है तो उसकी एंट्रोपी निकालनी है। तो यूनिवर्स में दो चीजें होती है, सिस्टम और सराउंडिंग। तो ये फॉर्मूला कहां से आया वो देखो। तो सराउंडिंग मतलब मैं एक सिस्टम हूं मान लो, और मेरे आसपास की एवरीथिंग सराउंडिंग है, जो भी कुछ है। क्लियर? हर चीज, आप लोग भी सराउंडिंग में हो तो एनवायरमेंटल के सारे फैक्टर, ये सामने टेबल, कैमरा, एवरीथिंग सराउंडिंग में है। क्लियर? तो अब यहां ध्यान रखना, सराउंडिंग की एंट्रोपी तो बढ़ती है। मैं मेरे रेस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे रेस्पेक्ट में क्या होगा, मेरी एंट्रोपी कम हो रही है तो सराउंडिंग की बढ़ेगी। तो टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होती है। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है ना बच्चों, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होती है। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो। अब यहां पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस है मान लो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स में चेंज नहीं होता, जितना गया उतना आ गया। रिवर्सिबल का मतलब फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता वहां पर यूनिवर्स में। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो मैंने 100 यूनिट एनर्जी लूज की, या मैंने 100 यूनिट एनर्जी का लॉस, सॉरी एंट्रोपी का लॉस किया, ठीक है ना, तो सर ये एंट्रोपी गई कहाँ, तो ये जाएगी सराउंडिंग में। तो 100 एंट्रोपी 100 जूल या यूनिट में सराउंडिंग की बढ़ गई, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। मेरे से माइनस हुआ तो सराउंडिंग को क्या हो गया, प्लस। मेरे में प्लस हुआ, मैंने एनर्जी एंट्रोपी के फॉर्म में ली, तो सराउंडिंग से ले रहा हूं तो सराउंडिंग को क्या हो गया, लॉस हो गया। आ गया समझ में? कि कोई डाउट है इसमें जल्दी से बोल दो। आगे है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो हो गई बात रिवर्सिबल प्रोसेस की। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ध्यान रखना, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ये हमेशा बढ़ता है। रिवर्सिबल में एंट्रोपी जीरो है, क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जहां पर वापस रिएक्शन रिवर्स नहीं होती, उसमें क्या होता है, यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ती है। क्लियर है कि नहीं? चले हम आगे। अगला है एंट्रोपी एंड वर्क। वर्क से रिलेटेड एंट्रोपी का रिलेशन क्या है, ठीक है ना? तो एंट्रोपी इज इक्वल टू 2.303303। एंट्रोपी और वर्क का रिलेशन क्या होगा बच्चों, 2.303। के का मतलब कांस्टेंट है, लॉग बेस 10 होता है ये सब, तो डब्ल्यू, लॉग डब्ल्यू। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ये फॉर्मूला आपको वर्क का वैल्यू दे रखा है, के का मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, जिसने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत वर्क किए थे। ठीक है ना, बोल्ट्जमान एक साइंटिस्ट था थर्मोडायनेमिक्स, उन्होंने काफी वर्क किए थे, तो उन्हीं के बेस पे एक कांस्टेंट का नाम दे दिया, जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। हटाऊं? चलो, अब दो चार फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं, फिर प्रैक्टिस और क्वेश्चंस चालू करते हैं। एंट्रोपी फॉर आइडियल गैसेज। आइडियल गैसेज के लिए अब एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस में उनके एंट्रोपी के डेटाज क्या होता है बच्चों, वेरी करते हैं। तो एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैसेज, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैसेज, ये हम लोग ले रहे हैं। ठीक है,
तो यहां पर क्या होगा, पहला फॉर्मूला है डेल्टा एस इजकल टू एन सीवी, याद है कल ही पढ़ा था सीवी, एल एन T2 ऑब्लिक T1 प्लस एन आर एल एन V2 ऑब्लिक V1। कब ये बात कब हो रही है, व्हेन देखते ही पता चल रहा है टेम्परेचर एंड V वेरिएबल है, टू वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल है हमारे पास, ये टू वेरिएबल्स है। ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है वो देखो, डेल्टा है, सेम फॉर्मूला मैच कर रहा है, एन सी पी एल एन T2 ऑब्लिक T1 प्लस एन आर एल एन P1 ऑब्लिक P2। यहां पर टेम्परेचर एंड प्रेशर टू वेरिएबल्स है, ये है। एक और फॉर्मूला है, फिर समझा भी देता हूं कैसे याद करना है इसको। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा एस इजकल टू एन आर एल एन V2 ऑब्लिक V1, ये होगा। ठीक है ना, और या फिर दूसरा हो सकता है एन आर एल एन P1 ऑब्लिक P2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगला है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है ना, तब कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला आएगा डेल्टा एस इजकल टू एन सी वी एल एन एनसीबी T2 ऑब्लिक T1, और लास्ट है आपका काम का फॉर्मूला, वो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा, डेल्टा एस इजकल टू एन सी पी एल एन T2 ऑब्लिक T1। ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहां पर आपको लिखे हैं, अब एक एक समझ लो। आइडियल गैसेज है बच्चों, आइडियल गैसेज के लिए क्या होगा, तो ये पहले तो एल का मतलब ध्यान रखना, जिन बच्चों को नहीं पता मैं एक बार बता दूं, क्योंकि एल का मतलब होता है लॉग बेस ई, सॉरी एल जो लिखते हैं ना हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई होता है इस एल का मतलब, और ये क्या होता है 2.303 लॉग बेस 10 होता है। तो एल शॉर्ट में लिख देते हैं। अगर हम हमारी जो आदत पड़ रही होती है केमिस्ट्री में, तो हम लोग सारे के सारे डेटाज को लॉग बेस 10 के टर्म में ही कन्वर्ट करते हैं, हाँ या ना, तो 2.303 लगा दो तो लॉग बेस 10 बदल जाएगा। इट मींस यहां जहां एल एन है वहां आप 2.303 लगा सकते हो। तो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मान लो मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करूं, तो डेल्टा एस इसी फॉर्मूले को एन सी वी 2.303, या पहले 2.303 पहले ले लूं तो ज्यादा इजी लगेगा आपको। क्या हो गया 2.303 एन सी वी लॉग बेस 10, है ना। अब लॉग लिख रहे हो तो लॉग बेस 10 की जरूरत नहीं है, वो कॉमन सेंस है, प्लस 2.303 एन आर लॉग बेस 10,
V2/V1 ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। सबको ln की जगह 2.303 लगा के आगे कन्वर्ट आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल है तो ऐसे रखो, ठीक है ना, और ऐसे कंफर्टेबल है तो ऐसे, जैसे मर्जी हो, न्यूमेरिकल का होना चाहिए। आपको काम ये मेन आएगा। ये छोटा है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां पर एन सीवी, याद है कल बताया था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट कैपेसिटी है ये, आ गया। ये सीपी है एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर और वॉल्यूम दो वेरिएबल की बात हो रही है, तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए सीवी लगेगा, और यहां दो वेरिएबल है टेम्परेचर और प्रेशर, तो प्रेशर है तो सीपी लगेगा। फॉर्मूला एक याद कर लो, एन सीवी ln T2/T1 प्लस nr ln V2/V1। अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इसका मतलब यहां V2/V1 है तो यहां अपने आप उल्टा हो गया P1/P2। क्लियर? माइंड में फिट हुआ कि नहीं? बोलो, जल्दी से बोल दो। अब आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, टेम्परेचर हुआ कांस्टेंट तो ये जीरो हो जाएगा। लॉग है ना, कांस्टेंट का वाला ये बराबर ये है तो log 1 का वैल्यू होता जीरो, तो ये जीरो हो गया तो इसकी तो हो गई 10, बचा क्या? ये ही बचा, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। अगर मान लो इसकी बात करें हम तो यहां पर ये पूरा डेटा जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा ये। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम दे रखा है या प्रेशर दे रखा है, उसके हिसाब से आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे। आइडिया लग गया आपको? कि डाउट है फटाफट कमेंट दो। आइसोकोरिक नाम से पता चल रहा है, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो हमने इस फॉर्मूले से वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया, तो फॉर्मूला आ गया NCV। आइसोबारिक प्रोसेस में बार मींस प्रेशर कांस्टेंट होता है बच्चों, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा प्रेशर वाला, ये कांस्टेंट है मतलब इसको भूल जाओ, ये आंसर आएगा। अब बोलो क्या हाल चाल है आपके? इट मीन्स शॉर्ट में एक बात बोलूं, आपको लग रहा है 5 फॉर्मूला है, अगर ढंग से देखो तो एक ही फॉर्मूला है। एक कोई भी एक ये या ये फॉर्मूला याद कर लो, वॉल्यूम उल्टा कर दो प्रेशर का, तो प्रेशर याद है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम याद है तो प्रेशर, और उसके बाद तो तीन चीजें कांस्टेंट है, तो यहीं से ही उठापटक करते रहो बैठे बैठे। तो एक फॉर्मूला ढंग से याद कर लो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो 2-4 बार माइंड में रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएगा। याद हो गया तो आप आराम से मजे से आंसर ला सकते हो। चले, चलो अब आगे की बात देखो। आगे की बात देखें तो एंट्रोपी के कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस करवा देता हूं। एंट्रोपी ऑर्डर, एंट्रोपी ऑर्डर क्या होगा? तो सीधी सी बात है, एंट्रोपी ऑर्डर जो होता है ना, वो होता है आपका पहला, सॉलिड की एंट्रोपी लिक्विड और लिक्विड की गैस से कम होती है। सीधा सा बात है, जितना ज्यादा बिखरापन होगा एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये सबसे ज्यादा बिखरा है, ये सबसे कम बिखरा हुआ है, तो इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। इट मींस जैसे अगर मैं बात करूं ब्रोमीन लिक्विड है और ब्रोमीन गैस है, बोलो किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? तो आंसर है ब्रोमीन गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी लिक्विड के कंपेयर में। कोई डाउट है? बोलो। अगर हम बात करें तो यहां पर क्लोरीन का एक एग्जांपल लेता हूं, क्लोरीन गैस और क्लोरीन ये इसमें बदला, तो बताओ एंट्रोपी क्या होगी? पहले से ज्यादा होगी या कम? जल्दी आंसर दो। ये भी गैस है, ये भी गैस है, जल्दी से बताओ। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, वो क्लोरीन के एटम्स में टूट गया, लेकिन फिजिकल स्टेट सेम है।
ये एंट्रोपी के थियोरेटिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूं, काफी आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो देखो यहां पर दो हैं, एक है, यहां एक से भले दो, तो इसकी एंट्रोपी होगी कम, इसकी एंट्रोपी होगी ज्यादा। या एक है, यहां दो है, जैसे जैसे एटम्स बढ़ेंगे एंट्रोपी बढ़ेगी, घटेगी नहीं बेटा, बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक से भले दो, तो दो होंगे तो बिखरेपन ज्यादा आएगा। आपको एक ही बात ध्यान रखनी, जितना ज्यादा कोई चीज डिसऑर्डर होगी, बिखरेगी, एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर बच्चों? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से बिखरापन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बिखरापन बढ़ेगा, बिखरापन बढ़ेगा मींस एंट्रोपी बढ़ेगी। इट्स क्लियर? कि कोई कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो। चलो और देखो एग्जांपल्स में, अगर मान लो मैं यहां पर बात करूं, मैं कोई भी सल्फर है, सल्फर एटम, सल्फर का सॉलिड एटम है, ये सल्फर के गैस में बदल गया, एटम को छोड़ दो, तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, यहां की एंट्रोपी कम होगी, यहां की एंट्रोपी ज्यादा होगी। सल्फर सॉलिड से गैस में बदल गया, यहां की एंट्रोपी क्या होगी? कम, दूसरे की एंट्रोपी होगी ज्यादा। चले हम आगे, और क्वेश्चंस देखो आप। अगर हम बात करें तो यहां एक्स वाई जेड है, ये 1 2 3 है और ये ए बी सी है, मान लो। अब इस अरेंजमेंट को हमने क्या किया? चेंज कर दिया। चेंज करके क्या किया बच्चों? देखो इस अरेंजमेंट में एक्स रेंडम कर दिया, एक्स वाई जेड 1 3 2 ए सी बी, कुछ भी जो मर्जी हो कर दो। ठीक है, तो अब आप बताओ एंट्रोपी इस प्रोसेस में बढ़ेगी या घटेगी? ये आपको बताना है कि इस प्रोसेस की एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। तो एंट्रोपी बताओ पहला। इस प्रोसेस के एंट्रोपी का बताओ। देखो सीधा सा यहाँ अरेंज है, एक्स वाई जेड 1 2 3, हर चीज सिस्टमेटिक है और यहाँ बिखरा हुआ है, तो यहाँ पर अरेंज होने के कारण इसकी एंट्रोपी कम रहेगी, यहाँ पर इसकी एंट्रोपी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो, आ रहा है समझ में? दूसरा है, ये दो गैस हैं ए और बी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर्स में है, अलग अलग चेम्बर्स में है। अब दोनों गैसेज को मतलब अलग अलग है, बीच की दीवार हटा दी, दोनों को एक साथ कर दिया, तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी से बोले जाओ। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर एग योक की। एग योक जो होता है, तो एग योक, सॉरी पहले यहां देखो ये दो अलग अलग है, तो इनकी एंट्रोपी कम है क्योंकि यहां बिखरेंगी, गैसें ज्यादा इधर उधर भटकेंगी,
तो एंट्रोपी क्या हो गई, सिस्टम की बढ़ गई। हाँ या ना? एग योक मतलब आमलेट बनाने का जो लिक्विड होता है ना अंडे का, वो अंडा, ठीक है ना? तो एग योक है, अभी लिक्विड है, गर्म किया तो सॉलिड में बदल गया। अब बताओ इस प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? ढंग से सोचना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो। इंक्रीजेस, बस इतना जल्दी बोल दिया, कैसे भैया? लॉजिक बताओ आपके, कैसे बढ़ा? जल्दी बोलो। डिक्रीजेस, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी है। टेम्परेचर कहता है कि एंट्रोपी बढ़ा दो, लेकिन दूसरा रिलेशन भी तो है कि लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, वो कहता है एंट्रोपी घटा दो। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, एक कहता है बढ़ेगी, एक कहता है घटेगी। फाइनल आंसर क्या होगा ये बताओ आप। देखो यहां वाले केस में क्या होगा, इसकी एंट्रोपी कम है और इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी बढ़ने का रीजन क्या है? तो एंट्रोपी बढ़ने का रीजन यहां पर कुछ और है। मींस हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, आंसर आया है बायो से। क्या हुआ, टेम्परेचर देने से एग योग मतलब एग में जो प्रोटीन है वो बिखर गया। तो प्रोटीन चेन क्या हो गई बच्चों? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। प्रोटीन चेन क्या हो गई? डिसऑर्डर्ड। तो प्रोटीन चेन के डिसऑर्डर्ड हो जाने के कारण एंट्रोपी क्या हो जाती है? कम हो जाती, बढ़ जाती है, बिखर गई। अब बिखरापन जितना ज्यादा होगा, एक सिंपल आंसर याद रखना, जितना ज्यादा बिखरापन होगा कहीं भी, वो उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी शो करेगा। ये ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी प्रोसेस हो। जैसे एक एग्जांपल है, N2 है प्लस 3H2 है, 2NH3। यहां पर बताओ एंट्रोपी पहले कम थी या बाद में? एंट्रोपी चेंज बताओ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये मेटल सरफेस है, इस पर गैस आके जुड़ गई, तो बताओ इस केस में एंट्रोपी क्या होगी? मेटल सरफेस है मतलब कोई भी मेटल है, उस पर गैस आके जुड़ जाती है, तो इस प्रोसेस का एंट्रोपी भी बताओ। ये समझ में आ गया सबको? इसमें कोई डाउट है तो बोल दो, पहले तो इतना बोलो, फिर उधर के आंसर्स दो। नो डाउट, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो तुम। फोर्थ में डिक्रीजेज होगी, सीधी सी बात है, यहाँ 4 मोल है, वहां 2 ही है, तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, और जुड़ गए, जुड़ने के कारण एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई। कहाँ आंसर आ रहा है बेटा? गलत आंसर दे रहे हो शैल आप, ठीक है ना? देखो 4 से 2 मोल जुड़ेंगे तो ही बनेंगे, तो अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े, जुड़ने से क्या हो गया? एंट्रोपी कम हो जाएगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़े, तो जुड़ने से एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। इसका आंसर बोलो। बोलते जाओ। 5वें में
क्योंकि देखो पहले मेटल है, समझना बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये सारे। ये मेटल सरफेस है, अकेली है, ये गैस है, दोनों अलग अलग है, दोनों बिखरे हुए हैं। अब दोनों आके, मैं गैस क्या हुआ, यहां से बिखरी हुई यहां पर आके जुड़ गई, तो इस केस में क्या होगा? तो आंसर इस केस में एंट्रोपी कम हो गई, क्योंकि यहाँ मेटल सरफेस और गैस दोनों अलग अलग है, लेकिन अब गैस यहां आके जुड़ गया, जुड़ेगा तो एंट्रोपी क्या हो गया? कम हो गया, कंबाइंड हो गया ना। तो आंसर गलत दे रहे हो अभी भी आप, बोलो समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर? कंफ्यूजन है अभी भी कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, तो इस केस में क्योंकि यहाँ वैसे भी सॉलिड है तो एंट्रोपी कम है, या गैस बन गया तो एंट्रोपी बढ़ गई। टेम्परेचर भी कहता है कि यही तो मैं बोल रहा हूं भैया। आ गया? कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, एंट्रोपी में ज्यादा सीरियस मत सोचो, थियोरेटिकल क्वेश्चंस काफी बनते हैं, ज्यादा सीरियस आपको सोचना नहीं, सीधा सा बात है, बिखरापन जितना ज्यादा एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा। बस आपको एक की बात ध्यान रखनी है, बिखरापन, ये वर्ड ध्यान रखो, रैंडमनेस, डिसऑर्डर। क्लियर? नहीं तो आपको आंसर नेगेटिव करा दोगे। नेगेटिव आंसर आपको हमेशा अपनी तरफ बुलाता है, वो बुलाता है लेकिन जाने का नहीं। क्लियर है कि नहीं? जनरली एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारा ध्यान सीधा नेगेटिव की तरफ जाता है, जो गलत आंसर होता है ना उसी पे पता नहीं क्यों क्लिक करता है सबका ध्यान, ये होगा ये होगा ये होगा, मीन्स वो आपको आंसर बुला रहा है। और ये डायलॉग तो आपने सुना है, बुलाती है बगैर जाने का नहीं। कौन सी पिक्चर का है? जल्दी बोल दो। अब ये भी नहीं पता तुम्हें तो चलो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक दो ऐसे डेली लाइफ के मस्ती वाले एग्जांपल दे देता हूं। पता नहीं, इसको ब्लॉक कर दिया जाए, बच्चे का आंसर भी गलत आ रहे हैं, पिक्चर का नाम भी नहीं पता इसको तो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, सोचना बाद में बात करना। आकृति, ये भी इसको ब्लॉक कर दो, दोनों को ब्लॉक कर दो यहां से। चलो अब देखते हैं, अगर मान लो एक एग्जांपल है कि जैसे आप कंपेयर करो, आप तो नहा धो के भी नहीं बैठे होगे, कंपेयर करो, मेरे बाल है आपको जैसे भी दिख रहे हैं, ठीक है ना, और आप अपने बाल है, देख लो किसके बालों की एंट्रोपी ज्यादा है, तो केवल एक ही बात चेक करनी है, किसके बाल ज्यादा बिखरे हुए हैं। जिसके बाल ज्यादा बिखरे होंगे उसके बालों की एंट्रोपी ज्यादा होगी। इसका मतलब चुड़ैल के बालों से ज्यादा एंट्रोपी तो किसी की होगी नहीं। समझ में आया कि नहीं? बोलो, चले हम आगे। समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल है, आपका रूम है, आपका स्टडी रूम है, आपकी स्टडी टेबल है मान लो, टेबल, और एक आपके पापा की टेबल है मान लो, तो दोनों में से किसकी टेबल की एंट्रोपी ज्यादा होगी? जल्दी से बोल दो। तो देखो, बालों में तो बिखरापन ज्यादा होगा, तो आप कंपेयर कर लो। अब बोलने वाले तो हो नहीं, आपके तो बाल ऐसे भूत की तरह बिखरे होंगे, तो बोलने वाले तो हो नहीं कि नहाए नहीं हो, तो अभी तो बाल ऐसे बिखर रहे होंगे ना, घोंसला बन रहा होगा, तो आपके बालों की एंट्रोपी मेरे बालों की एंट्रोपी से ज्यादा है। देखा, बोल भी दिया हमारी। ठीक है, दूसरा दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि भाई किसके टेबल, मान लो आपकी स्टडी टेबल है और पापा की टेबल है मान लो, तो किसकी टेबल की एंट्रोपी ज्यादा होगी? तो कॉमन सेंस है, आपकी टेबल बिखरी पड़ी रहती है, मम्मी दिन में 2 बार जमाती तब भी बिखेर देते हो, पक्का है ना, तो आपकी टेबल की एंट्रोपी ज्यादा होगी। आपके जो कपड़े की वार्डरोब है वो है, और आपके पेरेंट्स के कपड़ों की वार्डरोब है, किसके कपड़ों वार्डरोब की एंट्रोपी ज्यादा होगी? तो सीधी सी बात है, आपकी। क्यों? आप वार्डरोब खोल के देखते हो, आज ये टी शर्ट पहननी है, पहन के दी, मजा नहीं आया, तो अभी मान लो पापा ने पहन के देखे और उनको अच्छा लगा कि यार मैच नहीं कर रहा, तो वो क्या करेंगे, उसको दोबारा लटका के रखेंगे। आपने मजा नहीं आया, ऐसे डाल दी, दूसरी पहनी, मजा नहीं आया, दूसरी को भी ऐसे बुलबुल करके डाल दी, मम्मी करती रहेगी, अपन क्या है, हमें देखना है। समझ में आ गया? तो बस एंट्रोपी के क्वेश्चंस को इतना लाइटली लोगे ना तो हमेशा इजीली होगा, आप उसको टेक्निकली मत सोचो।
एंट्रोपी को जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप बिल्कुल ये देखो कि क्या हुआ, बिखरा या जुड़ा, बस इतना सोच लो, बस आपका आंसर हमेशा सही आएगा। जो आंसर गलत आ रहे थे वो आंसर सही हो जाएंगे। केवल एक यही क्वेश्चन है जो आउट ऑफ ट्रैक था, लॉजिक है इसका, बट हमने जो सिंपल पार्टियोलॉजी लगाई है, सिंपल जो आंसर्स दिए हैं उससे ये बाहर है, ये आप कह सकते हो। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले, तो ये हमारा एंट्रोपी का क्वेश्चन और कंसेप्ट हो गया। न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी इसमें एक और पॉइंट में करवा दूं, फिर लिंक न्यूमेरिकल्स होते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा करने में। गिव्स फ्री एनर्जी, अगला टॉपिक है हमारा, वो है गिव्स फ्री एनर्जी। देखो, गिव्स एक साइंटिस्ट का नाम है, वो क्रिकेटर मत सोच लेना, वो बस क्रिकेट में ही काम आएगा। गिव्स फ्री एनर्जी, इसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके एक दो फॉर्मूला लिख दूं पहले, फिर समझा देता हूं। गिव्स फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर और एंट्रोपी का जो डिफरेंस है उसके बराबर होता है। ठीक है, बताऊंगा अभी, रुको। डेल्टा जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम, कुछ फॉर्मूला है पहले वो लिख देता हूं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी या एन आर टी एक ही बात है, आर टी लॉग के सी के पी जो भी है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने गिब्स एनर्जी के रिलेटेड लिखे, ठीक है ना। अब देखो इन फॉर्मूलाज को कैसे याद करना है और कैसे इनका मीनिंग समझना है। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल। मान लो एक एग्जांपल है यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल है कि आपकी अर्निंग है 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपए, आप 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो। अब उस 50,000 रुपए में से 45,000 आपने अपने डेली एक्टिविटीज में, आपके डेली लाइफ के जो एक्सपेंसेस होते हैं, पढ़ाई लिखाई है, बच्चों की फीस है, रेंट वेंट या ईएमआई वगैरह जो भी है, खाना पीना, पेट पूजा भी करनी पड़ती है, तो इन सब में आपने 45,000 एवरेज खर्च कर दिए। बचा कितना, 5,000। ये एवरेज बात कर रहा हूं, कोई महीने में ज्यादा खर्च होएगा, कोई में कम भी खर्च हो सकता है। तो 5,000 आपके पास पर मंथ आप सेविंग कर रहे हो। ये बचा हुआ पैसा क्या करते हो, आप सेविंग करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी हमारी लाइफ की सेविंग ही है। जो हम सेविंग करते हैं उसको आप समझ लो गिव्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, तो अब यहां देखो गिव्स फ्री एनर्जी जी, ये क्या होता है, टोटल हीट, हीट का मतलब टोटल कमाई आपकी, टोटल अर्निंग 50,000 रुपए, उसमें से टेम्परेचर एंट्रोपी का जो रिजल्ट है उसको माइनस कर दो, मींस आपके डिफरेंट टाइप के जो एक्सपेंसेज है उन सबको माइनस कर दो। तो ये 50,000 था अपने एग्जांपल में, ये 45,000 है, तो ये बचा बच्चों 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। तो दिस वन इज कॉल्ड एज गिव्स फ्री एनर्जी। सीधी सी बात है, ये फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी है। दिस वन इज फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर यूजफुल वर्क ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के यूजफुल वर्क के लिए ये एक फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी है।
हाँ या ना? आ गया? बिल्कुल उस तरह से जैसे आपने 5,000 रुपए बचाने की कसम तो खाई नहीं है। अगर आपके घर के खर्चे इस बार ज्यादा है तो आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब दिवाली का सीजन आ गया मान लो, तो दिवाली पे तो और ज्यादा खर्चा होता है, तो आपको जो अपने बैंक बैलेंस से भी निकालना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इस महीने आपकी फीस जमा होनी है इंस्टीट्यूशन की और आपके भैया हमने तो कसम ली है, हम तो फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी है, 5,000 रुपए हमें तो बैंक में डालना है जो डालना है। अगर फीस भरने का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया तो सारे के सारे एक टाइम पूरे घर वाले एक टाइम खाना खाएंगे, वो भी रोटी केवल, सब्जी भी बंद, चाय नाश्ता सब बंद। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो खर्चे करने के बाद जो पैसा बचता है, फ्री पैसा, उसे हम सेविंग कहते हैं। वो ही बात यहां पर है। आ गया समझ में? क्लियर? अब आगे की बात देखो, सेविंग हम करते क्यों है? अगला स्टेप। तो आप कहोगे सर कभी भी इमरजेंसी में काम आए, टाइम बे टाइम काम आए। जैसे एक एग्जांपल है, अभी कोरोना सीजन चल रहा है, तो सबकी अर्निंग, बहुतों की जॉब नहीं है, और जिनकी जॉब है या जिनके बिजनेस चल रहे हैं उनकी भी अर्निंग ऑलमोस्ट बहुत कम है। तो अब इतने टाइम से वो लोग सरवाइव कौन कर पा रहा है? जिनके बैंक बैलेंस बने हुए हैं, जिन्होंने सेविंग की हुई है, वो सेविंग आज के जमाने में उनको काम आ रही है। हाँ या ना? अगर मेरे जैसे ने अपनी दोनों पॉकेट बाहर निकाल के रखी है पूरी लाइफ, तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन तुम्हारे जैसे जो अमीर लोग हैं, उन्होंने लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस बना रखा है, तो तुम आराम से एंजॉय कर रहे हो। चलने दो कोरोना 2-4 महीने और, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ या ना? चले हम आगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन लोग इस बात को कि सेविंग क्यों करते हैं। तो सेविंग इसलिए की जाती है कि इमरजेंसी में हमें काम लगे, टाइम बे टाइम सेविंग काम में आए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो वो गिव्स फ्री एनर्जी भी क्या है, उस वही इमरजेंसी फंड कह लो। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन अगला स्टोरी का। मान लो आपने पूरी जिंदगी पाई पाई बचा के, पाई पाई का मतलब 2 पाई नहीं है, मैथ्स पढ़ने लग जाओ और कोई ज्यादा सीरियस होके 4 पाई बचाई मैंने तो अब सोऊंगा आराम से, ठीक है ना, वो नहीं। आपने कहने की बात होती है अपने अपनी लैंग्वेज में कि मैंने पाई पाई बचाई, मतलब इन शॉर्ट आपने पूरी लाइफ सेविंग की, 10-15 साल से सेविंग कर रहे हो। आज तक आप मान लो, एक एग्जाम्पल है कि बेकार इंसान हो, बेकार का मतलब बिना कार वाला है, ठीक है ना, वेस्टेज नहीं, विदाउट कार हो आप, तो आपके आपने बैंक बैलेंस बना लिया, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 10 लाख का। सपोज पूरी लाइफ आपने सेविंग करके और एक बैंक बैलेंस बना लिया 10 लाख रुपए का। अब आपने सोचा यार कि मैंने पूरी जिंदगी ऐसे ही टूटी फूटी गाड़ी पे घुमा हूं, प्लीजर पे, है ना, बाइक पे। अब इतना पैसा है तो मैं एक कार पे परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब कार तो आपको लेनी है, लेकिन अब क्या है ना कि शौक हमारे बड़े हैं, जेब में भले पैसा बिल्कुल ना हो, लेकिन शौक तो, वो 4 चक्कर वाली कार आती, कौन सी आती है सोचो, एक एक के ऊपर जो शेर भी बना होता है, वो कार। क्लियर है कि नहीं? वो एक ऐसे होता है गोल और उसके ऊपर ऐसे 3 लाइनें बनी होती है। समझ में आ गया? तो जेब में भले 10 लाख रुपए, लेकिन शौक हमारे बड़े हैं। सोच हमारी ऐसी है कि फरारी की सवारी करें हम। क्लियर है? वो तो आपको पता है कि नहीं आ पाएगी। होंडा सिटी से नीचे कोई कार समझ में नहीं आती, होंडा सिटी जैसी कार भी 15 लाख की आ रही है। तो अब क्या करेंगे? मान लो आपको जो मॉडल पसंद आ रहा है वो 15 लाख का है, अब क्या करोगे? 10 लाख लेके जाओगे, शोरूम वाले को कहोगे भैया ये 10 लाख पकड़ और हमें होंडा सिटी की एक वाली कार दे दे। कंडीशन है ना कोई ईएमआई ना कोई और, ब्रांड न्यू कार लेनी है, विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट आप ला सकते हो। कि आपने बैंक मैनेजर के जाके 10 लाख दिए और उसके पैरों में पड़ गए कि भैया दे दे, 5 लाख छोड़ दे, दे देगा आपको? 10 लाख में कार तो नहीं देगा, 10 लाख जरूर दे देगा आपको कि चल भाग यहां से। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से तो बोलो। तो ये एक बात हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 10 लाख से ऊपर की जो कार थी परचेज कर पाए, फरारी वरारी छोड़ो, 15 लाख की 12 लाख की कार भी परचेज कर पाए नहीं। अगर आपको गाना गाने का मन है, चलाओ ना नैनो से बांड रे,
सुना है ना गाना? ये कौन सी पिक्चर का गाना है? जल्दी बोलो, आपका जीके। चलाओ ना नैनो। अरे बेवकूफो, ये भी नहीं पता तुम्हें तो? इन सब बच्चों को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है? तो ये आपको गाना गाना है, चलाओ ना नैनो से बांट रहे, मतलब कुल मिला के नैनो में बैठ के आपको सवारी करनी है, टाटा की नैनो, ठीक है? दबंग, ये आकृति दबंग का गाना नहीं है बेटा, अजय देवगन और अजय देवगन और अभिषेक बच्चन की पिक्चर है, ठीक है ना? चलो, अभिषेक का डबल रोल भी होता है इसमें, हिंट दे दिया। अब आगे चलो, बोल बच्चन, ये बच्चा समझदार है। तारिक अली, थैंक यू। चलो खैर कोई बात नहीं, आ जाओ टॉपिक पर। तो आपको नैनो लेनी है। आज मान लो नैनो, ठीक है, राउंड ऑफ मतलब 2 लाख रुपए की आ रही है, ज्यादा कम होगी वो अलग बात है, हम 2 लाख रुपए की नैनो मान रहे हैं। तो आप क्या करोगे? 5-5 नैनो ले लोगे, रोज अलग अलग कलर की नैनो में बैठ के बाढ़ चलाओगे, हाँ या ना? कभी लाल में, कभी पीली में, कभी ब्लैक में। क्लियर हो गया? तो आराम से आप नैनो ले सकते हो। अगर मान लो एक शिफ्ट डिजायर है, शिफ्ट डिजायर 10 लाख की आ रही है, ना 2 रुपए कम ना 2 रुपए ज्यादा, आप वो ले सकते हो? आंसर है यस, हम वो भी ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अभी समझो, एक स्टोरी समझा रहा हूं आपको। तो ये है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी थी आपकी 10 लाख की। आप मैक्सिमम कितना वर्क कर सकते हो? तो आप कहोगे सर 10 लाख तक का काम मैं कर सकता हूं। क्लियर? 10 लाख तक का काम मैं कर सकता हूं। 10 से ज्यादा का काम नहीं किया। 2 लाख की कार ले ली, 12 लाख, 15 लाख, 50 लाख की कार आप नहीं ले पाए, 10 लाख की कार आप ले सकते हैं। तो गिव्स फ्री एनर्जी, ये क्या है? माइनस वर्क मैक्सिमम। माइनस का मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, वर्क डन बाय द सिस्टम। माइनस का मतलब सिस्टम ने काम किया, और प्लस का मतलब सिस्टम पर कुछ काम हुआ। तो माइनस का मतलब सिस्टम ने किया। वर्क मैक्सिमम मींस आप एक सिस्टम हो, आप कितना वर्क कर सकते हो? अप टू 10 लाख तक का। तो मैक्सिमम वर्क डन बाय सिस्टम इज कॉल्ड एज गिव्स फ्री एनर्जी। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है? आ रहा है आपको मध्य मध्य में स्टोरी में समझ में कि नहीं आ रहा है गिव्स एनर्जी? जल्दी बोलो। अब बात आती है, इस स्टोरी को थोड़ा और आगे ले लेते हैं अपन। अभी क्या हुआ कि हम लेते हैं शैल को। शैल ने क्या किया कि 10 लाख रुपए जमा कर लिए, पूरी 10 लाख की जमा पूंजी। अब उसके बाद दिवाली का टाइम है, गुजरातियों में बहुत बड़ा क्रेज होता है दिवाली के दिन, तो खेलना ही होता है उनको जुआ, ठीक है ना? तो शैल बाबू ने क्या किया, रात को आज मूड में आ गए और सारा का सारा अक्कड़ बक्कड़ जुए में या फिर लुटा दिया ऐसे। और घर आके घर वालों को कह रहा है कि 10 लाख का आज तो मैंने जुआ खेला, ठीक है ना, और 10 लाख मैंने लुटा दिए। क्या होगा? मम्मी पापा डंडा लेके, चप्पल लेके, बेलन लेके, जो हाथ में आएगा वो लेके इसको मारेंगे। जिसको कहेगा, जान पहचान वाले को, अननोन को, किसी को भी कहेगा, या जिसको पता चलेगा कि इसने 10 लाख ऐसे पूरी जिंदगी 10 साल से कमाया 10 लाख, और 10 लाख एक रात में ऐसे लुटा दिया, तो क्या होगा? सब कहेंगे क्या पागलपन वाला काम किया, उसको 10 लाख को जमा रखता, अच्छी जगह लगाता तो फायदा होता। क्या हुआ? लुटा दिया, बर्बाद कर दिया तूने सबको। यही बात होगी ना? कोई डाउट है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं शैल बाबू का, कि शैल बाबू ने क्या किया, बोले सोचा यार कि मैं अभी कार ले ली, पड़ोसियों को, घर वालों को, सबको मिठाई खिला रहा है, सबको कह रहा है। जुए वाली बात पे तो जो कहेगा वो उसको गालियां ही मारेगा, ठीक है ना, और जिसका पीटने का मौका मिलेगा वो पीट भी लेगा घर वाला। तो दूसरा कि कार लेके आया यार, सबको मिठाई खिला रहा है कि मैंने कार ली, सब कहेंगे अच्छा हुआ ना, देख तेने पैसा बचाया तो आज कार खरीद ली, अच्छा किया। या फिर इसने क्या किया कि भाई 10 लाख कहीं पे टोकन अमाउंट, फ्लैट व्लैट बुक कराने में या कहीं पे अपनी जगह बुक करने में 10 लाख का एक टोकन अमाउंट दे दिया, क्योंकि फ्लैट तो आएगा नहीं 10 लाख में। तो सब कहेंगे नहीं अच्छा किया, देख पैसा बचाया तो आज तेरा मकान खुद का हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां एक और वर्ड है, यूजफुल वर्क ऑफ द सिस्टम।
गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम ने कितना वर्क किया वो तो अपनी जगह, वर्क तो इसने 10 लाख में जुआ खेलने में भी किया था, लेकिन पूरी बात क्या है? यूजफुल वर्क बाय द सिस्टम। तो गिव्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम अमाउंट डन, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर होती है। सिस्टम ने ज्यादा से ज्यादा कितना यूजफुल वर्क किया, इसे कहते हैं हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी। हाँ या ना? बोलो कोई प्रॉब्लम? तो ये फॉर्मूला कहां से आया? सबको अच्छी तरह समझ में आ गया ये कहां से जनरेट हुआ? ये फॉर्मूला भी मैंने आपको सिंपल वे में समझाया। चेंज इन गिब्स एनर्जी निकालना है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, चेंज कर रहे हैं, और डेल्टा एस टेम्परेचर हम यहां पर कांस्टेंट रखते हैं। बच्चों ध्यान रखना, इस प्रोसेस का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। कोई डाउट है तो बोल दो। क्लियर हो गया? तो टी को चेंज नहीं किया। और ये तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर्मूला है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये तो हर जगह लग रहा है। ये फॉर्मूला एंथैल्पी पे भी लगा, फ्री एंट्रोपी पे भी लगा, यहां भी लगा, इंटरनल एनर्जी पे भी लगा। जहां मर्जी हो इस फॉर्मूले को लगा लो। ये फॉर्मूला कहां लगेगा? जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं ना उन सब पर ये फॉर्मूला लगेगा। स्टेट फंक्शन का मतलब भी मैंने फर्स्ट डे आपको क्लियर किया था बच्चों, इनिशियल और फाइनल स्टेट। कोई भी चीज जब स्टार्टिंग और लास्ट के वैल्यूज पर डिपेंड करती है तो क्लियर, तो कोई भी चीज जब इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करती है तो उसे कहते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन। क्लियर? तो ये फॉर्मूला भी समझ में आया। यहां पर ये फॉर्मूला है, शेल पूछ रहा है इधर यूजफुल और यूजलेस, मतलब यूजफुल ही लिखा है बेटा मैंने, यूजलेस नहीं लिखेंगे हम। मतलब कोई भी सिस्टम वर्क कर रहा है तो जो वर्क है वो यूजफुल वर्क में ही काउंट होता है। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, उसको सिंपल वे के लिए करने के लिए समझाया, बट यहाँ पर जो भी वर्क होगा वो वर्क वहां प्रोसेस सिस्टम के लिए पॉजिटिव वर्क ही होता है, इसलिए वहां पर हमेशा यूजफुल वर्क वर्ड लगेगा। क्लियर हो गया बेटा? चलो अब अगला फॉर्मूला आता है इसके बाद, गिव्स एनर्जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन का मतलब क्या है? टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन का मतलब क्या है? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, मतलब प्रोसेस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की अल्टी पल्टी हुई, ये कहलाता है एन। एफ का मतलब फेराडे है, एफ का मतलब फेराडे है, 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम होता है। ई नॉट सेल, अभी तुम लोग 11th में हो इसलिए फॉर्मूला अभी पढ़ा भी नहीं है हमने, तो ई नॉट सेल 12th में आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, जनरली इसका फॉर्मूला होता है कैथोड माइनस एनोड। अभी इस चीज को आप इग्नोर कर देना, रिडक्शन का फॉर्मूला लिखा है मैंने ये, मतलब ये वाला फॉर्मूला अभी जब तक आप ई नॉट नहीं, अगर आपको देखो डायरेक्ट ई नॉट दे दिया तब तो आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन अगर आपको कैथोड एनोड के वैल्यूज दे दिए, उल्टा पुल्टा कर दिया, तो आप इस तरह का क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का पार्ट पढ़ना है, तो ये अभी हम लोग यहाँ पर पेंडिंग छोड़ते हैं, ये मान के चलो। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला है आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी और केपी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपका जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। यहां पर आर का मतलब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं गैस कांस्टेंट होता है, पिछले लेसन्स में आपने स्टेट वगैरह में भी देखा है। 8.314 वैल्यू लिख दूं एक बार, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल।
टेम्परेचर है, टी का मतलब है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, और ये केसी केपी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होगा या फिर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। इक्विलिब्रियम आप लोग पढ़ चुके हो तो ये वाले न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। केसी केपी का मतलब आपको पता है, प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट वगैरह वगैरह, क्लियर है। इनमें कोई भी डाउट हो तो तुरंत बोल दो भाई, जल्दी से बोल दो। देखो अब बात करते हैं गिब्स एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शन किस टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये पूरा लिख दूं, टाइप ऑफ रिएक्शन। गिब्स एनर्जी हम निकाल लेंगे, अगर गिब्स एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव आया तो इट मींस रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब बताता हूं क्या है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो रिएक्शन होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर जीरो आया तो रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम में। तो अब ये एक वर्ड आ गया स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके अलावा और कोई डाउट हो इस बोर्ड पे तो आप फटाफट बोल दो, जल्दी से बोलो। तो अब देखते हैं हम लोग, प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब हमारा जो हेडिंग डलेगा वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, वो प्रोसेस जो अपने आप होते हैं उन्हें कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अपने आप होने वाले प्रोसेस का नाम होता है स्पॉन्टेनियस, और ये क्या होता है, नॉट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ as well as by initiator or वो प्रोसेस जो या तो अपने आप हो या इनिशिएटर से चालू हो जाए। मतलब किसी भी प्रोसेस में अगर अपने आप हो जाए या एक बार उसको मतलब चालू करके छोड़ दिया जाए तो भी अपने आप चलता रहे, तो ऐसे प्रोसेस का नाम होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो ना अपने आप हो ना इनिशिएटर की हेल्प से हो तो इसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसे फिजिबल भी कहते हैं और ये नॉन फिजिबल भी है। फिजिबल बात करते हैं ना कि भैया वाजिब बात कर, फिजिबल मतलब जो पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ऑल नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है सारे के सारे स्पॉन्टेनियस होंगे, पहला पॉइंट। मतलब सनराइज, सनसेट,
एनवायरमेंटल चेंज, वेदर चेंज हो गया, ये सब अपने आप होते हैं। ऐसा थोड़ी कि सनराइज करवाना है तो आप गाना गाते हो चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे, और फिर लास्ट में बोलते हो सुबह हो गई मामू। क्लियर है? अपने आप सनराइज सनसेट हो जाता, आपको जगाना नहीं पड़ता। स्टार्स का निकलना, ये सब, मून का निकलना, ये सब ऑटोमेटिक है। वेदर चेंज हो गया, ये सब ऑटोमेटिक है। तो ये स्पॉन्टेनियस है। वाटर फ्लो बहुत सिंपल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पानी हमेशा ऊपर से नीचे चलता है। क्लियर है? अब ढलान मतलब ऊपर से नीचे पानी जाएगा, नीचे से ऊपर पानी कभी नहीं जाता। क्लियर? अब आप कहोगे सर हमारे घर पे तो रोज आता है, हम तो 12वें माले पे रहते हैं, 12th माले पे है, तो नीचे से पानी रोज आता है। भाई वो मोटर से आता है, इलेक्ट्रिक मोटर से। मोटर जब तक चल रही है तब तक पानी आ रहा है, मोटर बंद पानी आना रुक गया। हाँ, तो ये क्या हो गया, ना अपने आप हो रहा है, पानी अपने आप ऊपर नहीं आ रहा, ना एक बार उसको इनिशिएट कर दिया, चालू कर दिया तो आता रहे। तो इसका मतलब वो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ या ना? कोई डाउट है? इट मींस इसका एक कंक्लूजन क्या निकला, समझना। इसका एक कंक्लूजन ये निकला कि हाँ, आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है, एक बार चालू कर दिया, पानी आ रहा है, उसको खोल के आपके कोई भी ले गया, चोर ले गया या मैं ही निकाल के ले आया मान लो, और फिर भी पानी ऊपर आ रहा होता, तो वो हो जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उस केस में प्रोसेस का नाम होता स्पॉन्टेनियस। लेकिन अभी ये केस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। आइस का मेल्ट होना अपने आप रखे रखे, ये जो भी बातें कर रहे हैं ना बच्चों, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो आइस का मेल्ट होना। क्लियर है? आप साइबेरिया में या हिमालय में जाके कहोगे सर मेल्ट ही नहीं हो रही आइस, तो बेवकूफों वाली बात है, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। तो आइस का मेल्ट होना अपने आप मेल्ट हो जाती है, आपको मेल्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से चाय और कॉफी का अपने आप रखे रखे ठंडा हो जाना, ये स्पॉन्टेनियस। अब तुम राजस्थान में जाके बैठ जाओगे या सहारा डेजर्ट में जाके बैठ जाओगे तो वहां तो गर्म ही रहेगी वो। क्लियर? चले, हम कोई डाउट है तो बोल दो। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है ना, कूलिंग ऑफ टी या कॉफी, ये सब ऐसे हैं जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हमारा हमारी जो लाइफ में जो प्रोसेस होता है वो भी अपने आप हो जाते हैं। क्लियर? आंख झपकना, आप झपक लोगे, हार्ट बीट पंप थोड़ी करना पड़ता है, अब एक बार और पंप करो, एक बार और हार्ट चलेगा, लंग्स। क्लियर? भूख लगना, ये सब स्पॉन्टेनियस है। और जब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं रहते तो इसका मतलब अल्लाह के अकाउंट में जमा होने का टाइम हमारा आ गया है, या जमा हो भी चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझ में सबको? कोई डाउट है तो बोल दो। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, बाकी इसकी प्रैक्टिस अगली बार कराऊंगा। अभी आइडिया दे दिया, एग्जाम्पल पिक करना आपको आना चाहिए कि कौन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ये देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस में पानी कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। चाय या कॉफी रखे, मैं आइस कभी भी रखे रखे, मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि चाय कॉफी रखी है और उबल रही है अपने आप, कभी भी नहीं। वो गर्म करना पड़ेगा तो ही उबलेगी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का आइडिया लग गया आपको एग्जाम्पल का, या और दूं? बोलो, कौन स्पॉन्टेनियस कौन? आपकी पढ़ाई करना नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, आप अपने आप पढ़ते हो। क्लियर है कि ना? ना फिर आपको जोश ला दिया मैंने कि भैया पढ़ाई कर लो, तो भी अपने आप नहीं पढ़ते हो। हाँ, ये स्पॉन्टेनियस कब होता है, अपने आप पढ़ रहे हो, या एक बार आपको बूस्ट अप कर दिया, पढ़ना, ये करना, वो करना, फिर लगातार पढ़ते जाओ अपने बिना कहे, तो जोश रहता है 2 दिन का। 2 दिन के बाद भारत माता की जय होने में आपको टाइम नहीं लगता। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। तो मैंने आपको आइडिया दिया आज, गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, इसका आइडिया दिया। कोई डाउट? अभी ये इसकी प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल्स बाकी है, तो अगले एपिसोड में हम लोग जब मिलेंगे तो हम इसकी बात करेंगे कि इसमें किस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, किस तरह की प्रैक्टिस करनी होती है। कहने का मतलब लेसन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड में प्रैक्टिस चलेगा और छोटा मोटा कोई पोर्शन बच रहा है वो बाइंड अप करूंगा। और उसके बाद एक और लेक्चर मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को दूंगा, जिसमें थर्मो की अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बेटर है कि आप अपने डाउट्स चालू कर दो। असाइनमेंट अपलोड हो चुके हैं तो आप उनको सॉल्व करना चालू करो। क्लियर?
मिलते हैं।